हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है एंड रिसेंटली मैं जर्मनी मूव आउट इंडिया से ऑन चांसन कार्टर वीजा। सो मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग पूछ रहे थे कि तुम कैसे मूव हुए, क्या प्रोसेस था एक्चुअल में जर्मनी का एंड कौन सा टाइप का वीजा, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए। तो इसलिए उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसके बारे में मुझे जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड और भी मुझे ये बारे में बताना है कि जैसे कि मैंने ये जो वीजा खुद से किया है बिना किसी एजेंट के हेल्प से, बिना किसी अदर पर्सन की हेल्प से। तो जैसे कि ये वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, वीजा के लिए क्या क्या मुसीबतें मुझे फेस करनी पड़ी थी, इसके पहले का पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि मेरे टोटल 3 वीजा हुए, सो अलॉन्ग विद द चांसन कार्टर वीजा। तो उसके पहले जो 2 वीजा हुए थे वो मेरे रिजेक्ट हुए थे। तो इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप वीडियो देखते रहिए, तो आपको पूरा पता चलेगा कि एक्चुअल में वीजा का क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो आप भी को भी हेल्प हो सकती है इसमें से। एंड मैं वैसे बिलोंग करता हूँ हॉस्पिटैलिटी लाइन से, तो मुझे ये भी बताना है कि हॉस्पिटैलिटी लाइन से भी कोई बंदा ये वीजा ट्राई कर सकता है। और वीजा देखो मुझे मिल गया तो आपको भी मिल सकता है। तो बहुत लोगों से मुझे एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज चांसन कार्टर वीजा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो चांसन कार्टर एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड एक सेम ही वर्ड है। एंड इसके पहले जो वीजा हुआ करता था वो जॉब सीकर वीजा हुआ करता था और वो ओनली 6 मंथ्स के लिए वैल्यू हुआ करता था। तो अभी ये जो चांसन कार्टर वीजा है ये टोटल 1 साल के लिए वैलिड है और आप जर्मनी में आके 1 साल में जॉब ढूंढ सकते हो। एंड ये चांसन कार्टर वीजा आपको ये भी अलाउ करता है कि आप 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो जर्मनी में आके। एंड ये जो चांसन कार्टर वीजा है ये अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही जून से जर्मन गवर्नमेंट ने लागू किया था। तो उसके पहले जॉब सीकर वीजा हुआ करता था, वो अभी टोटली बंद किया उन्होंने और ये नया वीजा उन्होंने लॉन्च किया अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो ये वीजा बहुत ही हेल्पफुल रहता है स्किल्ड वर्कर लोग। एंड मुझे चांसन कार्टर वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन वो लोगों को ज्यादा देनी है जो हॉस्पिटैलिटी लाइन से बिलोंग करते। जैसे कि मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे चांसन कार्टर वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के पहले। तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में जो बंदा अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके जर्मनी आए हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते। तो मैं बात करना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें आप 2 तरह से वीजा ले सकते हो। जैसे कि 2 पॉइंट बेस्ड सिस्टम रहता है, इधर 2 वेज रहता है अलग अलग। तो पहले वेज में कैसा रहता है, आपका यूनिवर्सिटी डिग्री जो किया होटल मैनेजमेंट का वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जर्मनी में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक एनाबिन वेबसाइट होता है, तो मैं लिंक भी अभी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एनाबिन वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री एंड आपकी यूनिवर्सिटी दोनों भी रिकॉग्नाइज है या नहीं, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। एंड अलग और एक रहता है जो वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है, जो 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग किसी ने किया है ना, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं अपने होटल लाइन में, तो वो भी रिकॉग्नाइज है या नहीं जिधर से किया आपने, वो भी आप चेक कर सकते हो एनाबिन पे। बट एक्चुअल में अपना होटल मैनेजमेंट का इशू क्या हो रहा है एनाबिन पे, अपना यूनिवर्सिटी जो है वो तो रिकॉग्नाइज दिखाता है, बट जो यूनिवर्सिटी डिग्री जो है ना, अपना बीएससी बीएचएम अलग अलग इसमें टाइप्स है अपने डिग्री के। तो मेरा जो था बीएससी था, तो बीएससी दिखाया था, बट एक्चुअल में कैसा रहता है, एक्चुअल में बीएससी जो है वो अलग है, बैचलर ऑफ साइंस बोल के। तो अपना कैसा बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो एम्बेसी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मेरा जो वीजा एक बार किया था मैंने अप्लाई ना, तो वो टाइम पे भी ना मेरा वीजा का ना पेंडिंग डॉक्यूमेंट जो मांगा था ना, तो यही मांगा था उन्होंने कि आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री जो रिकॉग्निशन है ना वो जैब से रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेके आप हमें दे सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ZAB। तो जैब जो है ना ये एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप ना आपका यूनिवर्सिटी डिग्री जो किया है आप चेक कर सकते हो कि वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है जर्मनी में। तो एक पोर्टल जो रहता है वो पोर्टल रहता है जैब बोल के। तो वो क्या करते हैं, ओनली अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी या अपने वोकेशनल ट्रेनिंग जो की है वो रिकॉग्निशन का काम करते हैं। तो मैं अभी एनाबिन एंड जैब ये 2 पोर्टल के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इन दोनों की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मैं जो
जैप के बारे में अभी पर्टिकुलरली बात कर रहा था ना, तो जैप का कैसा रहता है, आप जो ओपन करोगे ना लिंक, तो आप जैप में जाने के बाद आपको पूरा आपका है ना इंफॉर्मेशन, बहुत सारा मतलब प्रोसेस रहता है जैप का वो डॉक्यूमेंट मिलने के लिए, और उसमें टोटली 3 से 4 महीने का टाइम भी लगता है, या इवन ज्यादा भी टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो वेटिंग पीरियड भी रहता है उधर। ज्यादा जैप के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं, तो ये सर्टिफिकेट का पर्टिकुलर नाम रहता है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो ये सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको टोटल 208 यूरो लगते हैं एडिशनली। तो ये सर्टिफिकेट रहता है ओनली 2 पेजेस का, तो ये 2 पेजेस के लिए आपको 208 यूरो देना पड़ता है। तो ये भी आप है ना एक साइड बाय है ना आप ध्यान में रख सकते हो कि ये 208 यूरो आपको एक्स्ट्रा लगेगा ये सर्टिफिकेट के लिए भी, बिकॉज आप होटल लाइन से बिलोंग करते हो। बाकी लोगों का कैसा है, जो आईटी या अलग अलग क्वालिफिकेशन उन्होंने किया, बीएससी वालों का, तो उनको क्विकली उधर लिखा रहता है वो क्वालिफिकेशन किया है, बट अपना थोड़ा ना उधर प्रॉब्लम हो रहा है एनाबिन साइट पे, तो इसलिए अपने को एक्स्ट्रा एडिशनली थोड़ा वर्क करना पड़ता है इसके लिए। तो मैं 2 टाइप का पॉइंट बेस्ड सिस्टम में बात कर रहा था। तो पहला पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो था वो अपना टोटल डिग्री कोर्स का था पॉइंट बेस्ड। तो डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज होगा तो आपको लैंग्वेज भी कोई जरूरत नहीं होगी, आपको इंग्लिश आना वो मैंडेटरी रहता है, बट कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती। बट सेकंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है ना, उनको क्या लगता है, उनको लैंग्वेज चाहिए, तो उसके लिए इंग्लिश B2 वो लैंग्वेज चाहिए। B2 लेवल का सर्टिफिकेट आप इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, अलग अलग जो लैंग्वेज सिखाती है, गोइते इंस्टीट्यूट या अदर इंस्टीट्यूट भी, मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि मैंने कोई सर्टिफिकेट लिया ही नहीं लैंग्वेज का कौन से भी। या आपको जर्मन लेवल भी आनी चाहिए, A1 लेवल की वोकेशनल ट्रेनिंग किया ना इसके लिए। बाकी आपका यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज है, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी रहेगा ना, तो आपको कोई भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक कौन सी भी लैंग्वेज का प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स किया ही नहीं है, बट हाँ मैं जर्मन लैंग्वेज के बारे में बेसिक जानकारी रखता हूँ, और मैंने जर्मनी में ऑन आइडा क्रूजेस मैंने 2 साल काम भी किया है, तो इसलिए मुझे बेसिक जर्मन लैंग्वेज आती है। बट अभी मैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहा था ना, तो एडिशनल पॉइंट भी कैसे मिल सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आपका एज 30 के नीचे रहेगा तो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप एज क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हो। एंड उसके अलावा सपोज आपका जो क्वालिफिकेशन जो किया है होटल मैनेजमेंट या जो भी है, तो उसका एक्सपीरियंस आपका मोर देन 4 इयर्स 5 इयर्स रहेगा, तो उसका भी एक पॉइंट एडिशनल रहता है। एंड और एक पॉइंट एडिशनल रहता है लैंग्वेज का, जो आपको बोला है मैंने, वो फर्स्ट पॉइंट बेस्ड सिस्टम में। तो ये सब पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी आप याद रख सकते हो। हाँ, एंड और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, सपोज आपने जर्मनी में स्टे किया है मोर देन 6 मंथ्स, तो जैसे कि मोर देन 6 मंथ आपने स्टे किया तो आपको 1 पॉइंट और एक एडिशनल मिल रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अभी ये सभी चीजें मैंने बोली है, सब पॉइंट बेस्ड सिस्टम टोटली, तो ये सब इवेल्युएट करने के लिए मैं एक लिंक भी देता हूँ अभी डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिंक के द्वारा आप चेक कर सकते हो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठते हो या नहीं, आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम में बैठते हो या नहीं, तो आप वो वेबसाइट से आप चेक भी कर सकते हो, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा चेक करने के लिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन रहेगा कि मैंने कैसे किया है, तो मैंने क्या किया, पहले जैप से सर्टिफिकेट लेके रखा था पहले मेरे पास इन एडवांस में, वो हो गया अलग बात। उसके अलावा मैंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम में चेक किया था मैं एलिजिबल हो या नहीं, तो मैं एलिजिबल था। टोटल 6 पॉइंट बेस्ड सिस्टम रहता है, तो आपको लिंक में आप चेक कर सकते हो आप एलिजिबल हो या नहीं। तो आप एलिजिबल हो गए तो उधर लिख के आएगा कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। एनाबिन पे मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में भी डाला था कि मेरी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है या नहीं, तो मेरी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज थी, तो उसका भी सर्टिफिकेट मैंने लिया था एनाबिन से, एंड बाकी जैप का सर्टिफिकेट। सो ये 2 सर्टिफिकेट मेरे पास थे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर चांसन कार्टर वीजा। तो अप्लाई कैसे करते हैं चांसन कार्टर वीजा के लिए, तो ये अभी काफी आसान हो गया है पहले के मुकाबले। पहले कैसा रहता था, पहले चांसन कार्टर वीजा के लिए वेट लिस्ट में रोकना पड़ता था, तो वेट लिस्ट 3 महीने 4 महीने 6 महीने उसका कुछ भी बता नहीं सकते थे। पहले वो VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे जाके उधर वेट लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता था, तो मैं भी वेट लिस्ट में था 3-4 महीना। बट उसके बाद उनका जैसा डिजिटल चालू हुआ ना, डिजिटल उनका वेबसाइट digital.diplo.de, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ, तो वो वेबसाइट के द्वारा आपको अप्लाई करना पड़ता है अभी। तो आप जैसे digital.diplo.de ओपन करोगे ना, तो वेबसाइट में कुछ प्रोसेस रहता है, तो मैं कैसा लैपटॉप में लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसा रहता है। उधर सब मेंशन किया होता है, आपको आपका लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है, तो काफी अभी आसान हुआ है।
तो हेलो गाइस, आप देख सकते हो अभी ये देखो मैंने लैपटॉप पे ओपन किया है digital.diplo.de। तो एक्चुअल में प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि नीचे आप जब ओपन करोगे ये विंडोज आता है होम पेज का। तो आप इधर वीज़ा सिलेक्ट करने का वीज़ा सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको जाना है अपॉर्चुनिटी कार्ड में। अपॉर्चुनिटी कार्ड सिलेक्ट करोगे उसके बाद नीचे नीचे आके आपको इधर कंट्री सिलेक्ट करना है। तो अपना इंडिया कंट्री है तो इंडिया सिलेक्ट करना है ऐसा। तो उसके बाद आपको इधर आना है तो आपको अलग अलग स्टेट का मिलेगा एम्बेसी। तो आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से स्टेट से हो। तो इधर मुंबई में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुंबई सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन ऐसा क्लिक करने का इधर आई कंसेंट फॉर द प्रोसेसिंग। तो ये ओके देन कंफर्म एंड डायरेक्टली हमें रजिस्ट्रेशन लिंक पे लेके जाएगी ये साइट। तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको और आपका आईडी बन जाएगा। तो मेरा कैसा आईडी ऑलरेडी बना है तो मैं ऑलरेडी आईडी साइन इन करता हूँ। देखो गाइस, तो आप लॉगिन पेज पे आओगे ना तो ऐसा मैं मेरा लॉगिन है तो मैं अभी इधर लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे मेरे मेल आईडी पे कि ना अभी कंफर्मेशन कोड मांगा है। तो देखो मुझे मेल आया तो मैं कंफर्मेशन कोड अभी डाल दूंगा उसमें। ये देखो मैंने कंफर्मेशन कोड डाल दिया है। अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा ये पेज खुल गया। तो जैसे कि मेन होम पेज फर्स्ट का। तो जैसे आप होम पेज पे आओगे ना तो मेरा कैसा है थोड़ा आपका अलग दिखेगा। मेरा कैसा है मेरा ऑलरेडी प्रोसेस हुआ है सब कुछ तो इसलिए मेरा ऐसा दिखा रहा है। तो बट आप मेन पेज पे आओगे ना तो आपका ऐसा दिखेगा कि ये स्कोर काउंटर जो है ना आपको स्कोर कंप्लीट करना है। तो आप स्कोर कैसे कंप्लीट करते हो तो मैंने कैसे किया था वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो व्यू रिजल्ट में मैंने क्लिक किया। इधर आया अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो इधर क्या लिखा है आपको सब इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है सब। तो इधर जो भी डिटेल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हो वो सब लेस देन 10 MB की साइज होनी चाहिए उनकी पीडीएफ जेपीजी जो भी है। तो आपका प्रूफ ऑफ सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन इधर सब मेंशन किया है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैं थोड़ा आपको फास्टली बता रहा हूँ सब कैसा क्या रहता है। तो ये देखो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इधर पूछा है व्हाट प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कैन यू प्रोवाइड। तो इधर लिखा है यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो मेरे पास क्या है यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है तो इसलिए मैंने आया हुआ यूनिवर्सिटी डिग्री इसलिए मैंने इधर टिक किया था वो टाइम। तो आप नीचे आओगे तो अभी आपको ऑप्शन दिखेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का स्टेटस मतलब देखो इधर लिखा भी है टू अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू नीड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज रिकॉग्नाइज इन जर्मनी और इन योर कंट्री ऑफ ट्रेनिंग। तो ये जो क्वालिफिकेशन अपन ने किया है ना होटल मैनेजमेंट या कौन सा भी होगा अपना तो ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए इन जर्मनी में। तो उसके लिए आपको बताया था कि एनाबिन साइट पे आप जाके चेक कर सकते हो आपका यूनिवर्सिटी एंड आपका यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज है या नहीं। या एनाबिन पे प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा जैब के वेबसाइट पे। तो जैब जो है आपको बताया था कि वो सब अपना स्टडी एंड ऑल सबका है ना इवेल्युएशन करने का काम करता है तो इवेल्युएट करने का। तो इधर क्या है आपको कितना पॉइंट मिल रहा है देखो डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू कैन रिसीव अप टू 4 पॉइंट्स। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसलिए आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मेरे पास जो था ना मेरा क्वालिफिकेशन जो किया है मैंने होटल मैनेजमेंट वो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मैंने जैब से ऑलरेडी लेके रखा था 208 यूरो वर्क के। तो इसके लिए देखो माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज इन जर्मनी मैंने टिक किया है। तो जैब का जो प्रोसेस है मे भी आपको ना बाद में उसका एडिशनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं तो मैं आपको जैब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूंगा और वीडियो इसके ऊपर अलग सा बना भी दूंगा कि मैंने कैसे किया था। अभी नीचे आओगे तो आप इधर क्या लिखा है लिवलीहुड। तो इधर देखो इधर सब आपका इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पढ़ लीजिए। तो इधर क्या क्या लिखा है सब कुछ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक prerequisite for receiving the opportunity card. You can only receive the card if you are not dependent on state support for rent, food or insurance. For example, you can prove your financial independence with the help of a block account or a declaration of commitment. इधर क्या लिखा है ब्लॉक अकाउंट और डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट।
तो ब्लॉक अकाउंट एक्चुअल में आपको बोला था कि 12.5 लाख रुपीज तक कुछ साल का ब्लॉक अकाउंट करना पड़ता है। तो वो कैसा रहता है, हर साल सॉरी हर महीने वो कुछ अमाउंट रिलीज करते 1000 यूरोस तक समथिंग, क्योंकि आपको जर्मनी में सर्वाइव करना है तो उधर एक्सपेंसेस भी हाई रहते हैं, तो इसलिए ब्लॉक अकाउंट एक तो चाहिए, या डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट। डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट ये क्या होता है, सपोज जर्मनी में आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका जर्मन फ्रेंड सर्कल में है कोई, तो आप उनसे लाइक डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट पूछ भी सकते हैं। तो वो कैसा रहता है, वो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट जो भी पर्सन दे रहे हैं तो वो ऐसा दिखा रहा है और ऐसा बता रहा है कि वो सब आपका टोटली जर्मनी में रहने तक खाने तक सब कुछ वो ख्याल रखेगा। ये सब डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट में लिखा रहता है, बट उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो जो पर्सन दे रहा है ना, तो वो उसको मालूम रहेगा एंड वो चेक भी कर सकता है इमिग्रेशन ऑफिस से इन जर्मनी। तो वो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट के बारे में। तो मैंने क्या किया था, कैन यू अर्न इन लिविंग इन जर्मनी, तो यस। तो ये जो वीजा है 20 आवर्स पर वीक अपने को अलाउ भी करता है पार्ट टाइम जॉब के लिए। इधर इन जर्मनी आने के बाद डायरेक्टली अपन पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक। तो ये हो गया आपका। तो नीचे आओगे तो पार्टनर, तो आपका कोई पार्टनर रहेगा, स्पाउस वाइफ आपका, तो साथ में आपके कंपनी कर रहे हैं, आपके साथ में ये सेम वीजा के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको एक एडिशनल एक 1 पॉइंट मिल रहा है। देखो इधर भी ये मेंशन किया है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो मेरा कैसा था, तो मेरा कोई भी नहीं था, मैं अकेला था, तो इसलिए नो पे क्लिक किया है मैंने। नीचे आओगे क्वालिफिकेशन एज अ स्किल्ड वर्कर, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है आपको अपलोड करना पड़ता है नेक्स्ट फॉर्म में। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट फॉर्म दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी कैसे किया था, मैं बैक टू ओवरव्यू करता हूँ अभी। ये देखो मेरा नेक्स्ट फॉर्म है योर एप्लीकेशन। तो विडेक्स का जो इनका फॉर्म है ना, विडेक्स ये अपना इनके तरफ से रखता है डायरेक्टली वीएपीएस की तरफ से। तो ये वीएपीएस का विडेक्स का फॉर्म है। तो इधर देखोगे तो इनकी बैकएंड में ये सब चेक करती है। इधर पर्सनल डिटेल्स अपनी मेंशन करनी है, पर्सनल डिटेल देखो इधर सब प्रॉपरली, अपना नाम एंड ऑल, मम्मा पापा का नाम सब कुछ। और इधर कॉन्टैक्ट डेटा है, कॉन्टैक्ट डेटा में अपना मेल आईडी वो सब कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखता है। आइडेंटिफिकेशन पेपर में आपका सब कुछ पासपोर्ट का डिटेल्स एंड ऑल सब वो पूछा गया है। ट्रैवल डेटा में आप कौन से डेट में ट्रैवल करने वाले हो, इंटेंडेड डेट टू ट्रैवल टू जर्मनी। तो ये डेट आपको डिसाइड करनी है आपसे, कितना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, मिनिमम लाइक नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ही रखो, मिनिमम या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर, ज्यादा उसके ऊपर मत जाने दो। तो मैंने कैसा किया था, मैंने एक 15 मार्च का डेट लिया था, बट एक्चुअल में मेरा वीजा 15 मार्च तक आया ही नहीं, उसके बाद आया। तो उसका सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या कैसा हुआ था मेरे केस के रिगार्डिंग। तो इधर एक रेफरेंस पर्सन का भी डॉक्यूमेंट है। तो इधर देखो लिखा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट योर रेफरेंस पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर योर वीजा एप्लीकेशन प्लीज फिल इन ऑल द फील्ड्स। लाइक रेफरेंस पर्सन मतलब आप किसी भी पर्सन का इधर नाम लिख सकते हो रेफरेंस में नॉर्मली। तो ये इतना लाइक नॉर्मली जस्ट नाम लिखने के लिए रेफरेंस पर्सन का। इधर मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। सो मीन्स ऑफ सपोर्ट ये देखो इधर क्या क्या लिखा है सब कुछ। तो आपको जो ब्लॉक अकाउंट और वो बोला था ना कि उसका, तो उसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ इसमें लिखा है। तो फॉर योर वीजा एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे आर रिक्वायर्ड, प्लीज फिल इन ऑल फील्ड्स इन फॉर्म सेक्शन। सो जर्मनी में आने के बाद आप कहाँ स्टे करोगे वो सब इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ, तो कैसा है। तो मैंने क्या किया था, रेफरेंस पर्सन मीन्स ऑफ सपोर्ट, तो मैंने वो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट है ना वो ऑप्शन चूज किया था। तो मैं अभी बैक टू ओवरव्यू लेके आया, मैंने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना वो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट इधर सब मेन चीजें पढ़नी है। 10 MB के नीचे ही आपकी साइज होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन की, जो भी आप अपलोड कर रहे हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इसमें पासपोर्ट और आपका यूनिवर्सिटी डिग्री भी वो कॉन्वोकेशन लेटर जो रहता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको साथ ओरिजिनल कैरी करने, और वो ओरिजिनली एक्सेप्ट करते हैं और ओरिजिनल आगे एम्बेसी को भेजते हैं। तो वीएपीएस वाले वो आगे एम्बेसी को भेजते हैं। तो वीएपीएस एक ऐसा है कि ये जर्मन लाइक उधर वीएपीएस में अलग अलग बहुत सारे लाइक ये बैकएंड टीम है एक, तो अलग अलग कंट्री का उनका प्रोसेस है। तो ये डॉक्यूमेंट आगे एम्बेसी को भेजते हैं सब कलेक्ट करके। तो ये आपको इधर लिखा है, देखो मैंने क्या किया था, पासपोर्ट अपलोड किया था ऑनलाइन, सब कुछ उसका प्रॉपर फोटोग्राफ वो सब कुछ। इधर इंफॉर्मेशन भी लिखी है उन्होंने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या लाइक
चीजों का लाइक ये नहीं करना चाहिए कि कोई थोड़ी भी चीज लाइक इधर उधर हो गई ना तो लाइक ब्लैंक पेजेस के बारे में, या एटलीस्ट आपका 3 महीने का ये प्रॉपर लिखा है कि 10 साल में लाइक वैलिड होना चाहिए आप रिटर्न आने के बाद भी 3 महीने का। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी डिग्री जो है, ये देखो मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री का वो सर्टिफिकेट भी इधर अपलोड किया था प्रॉपर, तो ट्रांसक्रिप्ट भी आप अपलोड कर सकते हो। इधर देखो सब कुछ मेंशन किया है। बाद में क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो रिकॉग्निशन मतलब मैंने जो सर्टिफिकेट आपको बोला था ना, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी उसको कहा जाता है। तो जैप से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी कहा जाता है, या एनाबिन से जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं। तो एनाबिन्स पे अपना होटल मैनेजमेंट का आपको बोला है कि मे बी प्रॉपरली कोर्स दिखाता नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी लेना ही अच्छा रहता है। तो उसके बाद नीचे देखो मैंने अपलोड की थी 18 तारीख को सब डॉक्यूमेंट, इधर मेंशन है 18 फरवरी को। तो रिकॉग्निशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपने कोई हायर एजुकेशन किया है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, उसका भी रिकॉग्निशन है नहीं तो मैंने सेमी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। देखो इधर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, तो इधर मैंने सेमी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो भी सेमी डेट को 18 तारीख को 18 फरवरी को 2025। तो उसके बाद एक सर्विस प्रोवाइडर रिसिप्ट भी मिलती है, लाइक उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट का कैसा सीन है, देखो मैंने ऑलरेडी पेमेंट इतना किया था 898 रुपीज का आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। ये सर्विस फी होती है VFS की, वो चेक करते हैं। तो ये सब कुछ लाइक वो ओनली बैकएंड टीम है, सब डॉक्यूमेंटेशन चेकअप, बट उनका इतना चार्जेस है एक्चुअल में। नीचे जाओगे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी है, एंड इन बिटवीन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट मांगते भी उनको सपोज चाहिए एडिशनल। तो मैंने क्या प्रूफ ऑफ सिक्योर लिवलीहुड का ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। तो देखो इधर मैंने क्या किया था, पहले अपलोड किया था अपना देखो एक मिनट, मैं इधर दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ब्लॉक अकाउंट या आपका कोई रेफरेंस पर्सन है जो आपको वर्कप्लेस दून क्लियरेंस सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, वो जो सर्टिफिकेट बोला जाता है वो अपलोड करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, ब्लॉक अकाउंट का मुझे जरूरत नहीं था क्योंकि मेरा रेफरेंस पर्सन था इधर, तो इसलिए रेफरेंस पर्सन जो थे मेरे, तो उनसे मैंने लेटर ले लिया था ये वर्कप्लेस दून क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इधर मैंने अपलोड भी किया था। बट अपना कैसा, ये जो बैकएंड टीम होती है चेक करने वाली, ये सब इंडियन लोग रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जर्मन डॉक्यूमेंट रहता है, उनको मालूम नहीं होता है, थोड़ा लाइक कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उधर उन्होंने मुझे एक एडिशनल वही डॉक्यूमेंट सेम टाइम करेक्शन रिक्वायर्ड मांग रहे थे। तो मैंने क्या किया, उधर ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम में कमेंट सेक्शन रहता है, उधर प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है। तो मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किया कि ये डॉक्यूमेंट ये चीज का है, तो तब वो जाके बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया था 24 तारीख को। ये देखो पहले 18 को किया, बाद में फिर से 21 को मांगा, फिर से 24 को। तो ऐसा रहता है उनका। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आप वो टाइम बाय भी कर सकते हो। मैंने वो टाइम नहीं किया था, वो जब मुझे लगा था कि ये ऑप्शनल है तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप बाय भी कर सकते हो। मैंने डॉक्टर वॉल्टर का हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया था, वो भी बहुत अच्छा इंश्योरेंस है डॉक्टर वॉल्टर का। आपको कुछ भी पेमेंट पहले पेड नहीं करना पड़ता है, आप बाद में वीजा लगने के बाद ही पेड कर सकते हो। बट फर्स्ट में आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है कि हम इंश्योरेंस देने वाले इनको, ऐसा लाइक इजी आप प्रोसेस चेक कर सकते हो डॉक्टर वॉल्टर इंश्योरेंस के बारे में। अदर डॉक्यूमेंट्स में, अभी अदर डॉक्यूमेंट आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था अदर डॉक्यूमेंट में। ये देखो ये अदर डॉक्यूमेंट में मैंने एक्स्ट्रा अदर डॉक्यूमेंट अप्लाई कौन से किए थे, जो मैंने जर्मनी जाने के पहले मैंने बहुत जगह जॉब सर्च की थी। लाइक जर्मनी में मैं जाने के लिए कितना मतलब इच्छुक था, कितना मेरा इंटरेस्ट था, कितना मैं मेरी तरफ से कितना मैं हार्डवर्क कितना ट्राई कर रहा था जॉब ढूंढने के लिए जर्मनी में। तो वो सब भी जर्मन लोग मांगते हो, लाइक जो कॉन्सुलेट है वो मांगते कि डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आपने कौन से जगह क्या क्या जॉब अप्लाई किया था, क्या क्या फीडबैक आया, सब कुछ। तो मैंने बहुत सारे जगह पे जॉब अप्लाई किया था, कुछ जगह से बहुत अच्छा फीडबैक आया था, कुछ जगह से रिजेक्शन आया था। तो मैंने वो सब कुछ दिखाया था उनको, लाइक ये अटैच किया था। उसका भी साइज 10 MB के अंदर ही होना चाहिए। तो सब अपने को प्रॉपरली अपलोड करना पड़ता है। तो आप अभी से ही प्लान करें तो जॉब भी ढूंढना सब कुछ अभी से ही चालू रखो आप। इधर एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन लेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आपका वीजा डिपेंड है। तो मोटिवेशन लेटर को आप मार्क करो कि ये सबसे मेन इसमें रोल प्ले करता है मोटिवेशन लेटर। तो
कैसा रहता है, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए मतलब मैंने तो बनाया था 4 से 5 पेजेस का मोटिवेशन लेटर। आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन लेटर भी अपलोड कर दूंगा मेरा, इन शॉर्ट में कैसे मैंने क्या क्या चीजें की थी। तो और भी एक ये चीज है कि इंक्लूडिंग लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, तो करंटली वर्किंग, देखो करंट वर्क भी होना चाहिए और लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप भी आपको इधर अपलोड करना है, वो भी इधर इन्फॉर्मेशन है। मेरा क्या केस हुआ था ये देखो, आप चेक करो कि मेरा उन्होंने करेक्शन रिक्वायर्ड 2 बार मांगा, बिकॉज मैं करंटली वर्क फुल टाइम वर्क नहीं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा था, एज अ फ्रीलांस सीनियर बारटेंडर बोल के काम कर रहा था मैं। तो मेरे पास कोई ऐसा सैलरी स्लिप था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मेरे एम्प्लॉयर से मेरा प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिया था और ये अपलोड किया था, बट तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सैलरी स्लिप मांग रहे थे। तो मैंने इधर मेंशन किया कि मैं एज अ फ्रीलांस बारटेंडर काम कर रहा था, इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी सैलरी या जो भी पैसा मिलता था मुझे सब कैश में मिलता था। तो उधर सब मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया, तब जाके 24 को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो कमेंट सेक्शन का आइडिया मैं आपको बताया है ना, तो सब जगह कमेंट प्रॉपरली आप डाल सकते हो नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इन डिटेल में कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सी चीज का है। तो ये सब कुछ मेरे लाइक प्रोसेस के रिगार्डिंग था। तो ये लाइक टोटली अपॉर्चुनिटी कार्ड का ये प्रोसेस अप्लाई करने का इतना हार्ड भी नहीं है, देख सकते हो आप। ओनली आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन पहले से रेडी रखने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी नॉर्मली आपको बाकी का मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें कैसे कैसे की थी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट सब उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने ये मुझे देखो ऐसा लिख के आया था कि योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, प्लीज मेक एन अपॉइंटमेंट एट द सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर मतलब वीएपीएस, जो वीएपीएस है ना उनकी बैकएंड टीम, उधर जाके अपने को अपॉइंटमेंट लेके उधर जाके अपने को सब अपना वो मेन 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने, पासपोर्ट एंड अपना कॉलेज का सर्टिफिकेट जो कॉन्वोकेशन लेटर बोला जाता है वो, एंड बायोमेट्रिक भी उधर अपना लिया जाता है। बट अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी अपने साथ रखने का। एंड बाकी का है कि आपको जो भी इधर डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया ना वही प्रिंट आउट वो खुद से लेते हैं, अपना एडिशनल कुछ भी डॉक्यूमेंट अपन ऐड नहीं कर सकते। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लाइक भूल मत जाना। और आप जब अपॉइंटमेंट में जा रहे हो तो प्रीमियम मेंबरशिप लेने की भी जरूरत नहीं उधर वीएपीएस में। उधर कैसा रहता है प्रीमियम या नॉर्मल, इसमें तो प्रीमियम का 2500 कुछ एक्स्ट्रा लेते, तो उसका कुछ जरूरत नहीं है इतना। मैंने प्रीमियम लिया था बट उसका कुछ ज्यादा इतना हेल्प भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो वो वेस्ट ऑफ मनी था वैसे। तो आप प्रीमियम ना लेने से अच्छा नॉर्मल इसमें भी जा सकते हो। और नॉर्मली आपको ओनली आपका बायोमेट्रिक देना है और वो 2 मेन डॉक्यूमेंट देने, बस 1 घंटे में मेरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ था। तो मैं आपको बाद का पूरा एंड टू एंड अभी ओवरव्यू भी बताता हूँ कि अंटिल द एम्बेसी के साथ इंटरव्यू एंड और बीच में क्या क्या उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट कैसे क्या हुआ था, मैं सब आपको भी एडिशनली बताता हूँ। अभी मैं स्क्रीन बंद करता हूँ इधर से। अभी मैंने आपको लैपटॉप में दिखाया कि एक्चुअल में कैसा मैंने किया था और आप कैसा कर सकते हो, एंड जो मिस्टेक मैंने की थी आप नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि आप अप्लाई करने के टाइम कमेंट सेक्शन रहता है, जैसे नीचे एडिशनल डॉक्यूमेंट जब अटैच करते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन भी कर सकते हो, तो ये डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर थिंग का है, ये डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर इसका, तो उनको वो जल्दी से हाईलाइट होता है ना। तो इसलिए क्योंकि मैंने कैसा वही मिस्टेक किया था कि मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ वो फिर से बोल रहा है कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट वो वेबसाइट के ऊपर, मैं फिर से भेज रहा हूँ पेंडिंग डॉक्यूमेंट। जब मैंने कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली मेंशन किया कि ये डॉक्यूमेंट ये चीज का है एंड ये डॉक्यूमेंट ये चीज का है, तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। बाद में उन्होंने मुझे उधर आपने देखा भी कि मेक एन अपॉइंटमेंट, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया था वीएपीएस ग्लोबल पे। तो वीएपीएस ग्लोबल पोर्टल पे जाके उधर सीएसपी अपॉर्चुनिटी कार्ड बोल के उधर से आपको आपका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है पर्टिकुलर डेट के लिए। तो गाइज मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा था, जो सेकंड डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल रहता है वो सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका ब्लॉक अकाउंट। तो आपका ब्लॉक अकाउंट एक ऐसा होता है कि आपको टोटल 1091 यूरो पर मंथ, सो टोटल 12 महीने का पकड़ के चलो तो अराउंड 13,000 यूरो तक होता है। तो ये 13,000 यूरो तक आपको ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है, वो भी जर्मन बैंक अकाउंट में। तो आप जर्मन बैंक अकाउंट में बना सकते हो या इंडियन बैंक से आप ट्रांसफर भी कर सकते हो जर्मनी में, तो वो एक ब्लॉक अकाउंट आपका ये करेंगे।
तो ब्लॉक करते हो अमाउंट। और उसका आपको कैसा होता है कि जर्मनी में आपको वीजा मिलने के बाद आपको ना 1091 वो मंथली रिलीज करते कि आपका लाइक जो एक्सपेंस है ना जर्मनी का वो हायर है, तो आप वो एक्सपेंस मंथली आपका एक्सपेंस बेयर कर सकते हो, इसलिए ऐसा उन्होंने रूल बनाया है। तो इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बहुत सारे यूट्यूबर है उन्होंने ब्लॉक अकाउंट बना के कैसे क्या किया था। मैंने तो ब्लॉक अकाउंट से नहीं किया था, मैंने टोटली अलग था मेरा। टोटल वापस दूं क्लियर हूं या डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट आपको बोला था कि मेरा रेफरेंस पर्सन था, तो उसके द्वारा मैंने किया था। बट आपको मैं लिंक भी देता हूँ कि एक यूट्यूबर है लवलीना नासिम, सो उनका भी यूट्यूब वीडियो एक अच्छा है, तो आप उनके भी हेल्प ले सकते हो यूट्यूब वीडियो की। बट उन्होंने क्या किया था, ब्लॉक अकाउंट ना बनाने से उन्होंने एक कुछ अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया था। मतलब पहले से ही था, वन टाइम आप डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते हो अमाउंट, तो उन्होंने 12 लाख के ऊपर या 13 लाख के ऊपर कुछ अमाउंट उनके बैंक में है, ऐसा वैसा सब पड़ाया हुआ। तो वो सब दिखाया था उनका, लाइक नेटवर्क जो है, नेटवर्क जो आपका नेटवर्क जो रहता है ना, तो वो दिखाना पड़ता है कि आप कैपेबल हो या नहीं। एंड अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट और एक डॉक्यूमेंट की बात करना चाहता हूँ, वो जो है तीसरा डॉक्यूमेंट, वो आपका इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ए बी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट में से एक तीसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस। इसमें कैसा रहता है, आपको 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है टोटल, लाइक जो डेट से आप जा रहे हो वो डेट से लेके आप जो रिटर्न डेट आप मेंशन कर रहे हो वो डेट से। तो मैंने क्या किया था, मैंने डॉक्टर वॉल्टर का हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया था। तो उसका क्या बेनिफिट है, एक अच्छा है, डॉक्टर वॉल्टर या और भी है हेल्थ इंश्योरेंस वाले, बट मैं सजेस्ट करता हूँ डॉक्टर वॉल्टर। उनका थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट मेन कैसा है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। सपोज मैंने इंश्योरेंस बाय किया, तो मुझे अभी इंश्योरेंस बाय करने के लिए कुछ अमाउंट पे नहीं करना है, मैंने डायरेक्टली एम्बेसी को एक डॉक्यूमेंट दिखाना है जिसके ऊपर लिखा है कि ये पर्सन इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया और पर्सन इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा आफ्टर वीजा मिलने के बाद। तो उनको लाइक ये प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो डॉक्टर वॉल्टर का एक इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, आपको एडवांस में कुछ अमाउंट पे नहीं करना है। आपको कब पे करना है, जैसे मैं जर्मनी में आया, जर्मनी में आने के बाद 4-5 दिन बाद मैंने उनको बोला कि मेरा इंश्योरेंस एक्टिवेट कर दो। तो मेरा इंश्योरेंस एक्टिवेट करने के बाद उन्होंने 2 महीने का मनी डिडक्ट किया था मेरे अकाउंट से। तो वैसा होता है कि वो 2 महीने, आप 3 महीने ऐसा भी डिडक्ट करते हैं। बिकॉज आपको जॉब मिलेगा ना जर्मनी में, तो आप वो इंश्योरेंस कभी भी कैंसिल कर सकते हो, और आपने इंश्योरेंस कैंसिल किया ना, तो आपका रिमेनिंग जो बचा हुआ टाइम फ्रेम है और अमाउंट भी आपको रिटर्न मिलता है। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है वो डॉक्टर वॉल्टर के हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। सो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ऑल कैसा क्या वो आता है। नेक्स्ट टॉपिक ये भी है कि मैंने कैसा क्या, मुझे क्या क्या प्रोसेस, कितना टाइम लगा था, तो मेरा वीजा का कैसा क्या मैंने लाइक अभी मैं मेरी थोड़ी पास्ट वाला भी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मेरा 2 बार वीजा डिक्लाइन हुआ था जर्मन एम्बेसी से। फर्स्ट बार मैंने वीजा किया था लास्ट ईयर में जून मंथ में नहीं, लाइक उसके जून मंथ में ही किया था लास्ट में। बट मैंने वीजा अप्लाई जो किया था VFS से किया था, तो वो मई में किया था। तो उन्होंने थोड़ा लाइक टाइम लेते, वो 15 to 20 डेज रिप्लाई देने के लिए टाइम लिया। उन्होंने मुझे बोला गया कि उन्होंने कि आपको पेंडिंग डॉक्यूमेंट भेजना है। वो टाइम पेंडिंग डॉक्यूमेंट भेजा, तो फिर से 10-12 दिन बाद फिर से मुझे मेल आया आपको पेंडिंग डॉक्यूमेंट भेजना है। फिर से मैंने पेंडिंग डॉक्यूमेंट भेज लिया। पेंडिंग डॉक्यूमेंट क्या था, स्टेटमेंट, वो कंपेरेबिलिटी, आपको सर्टिफिकेट बताया था जैप का, वो सर्टिफिकेट, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था वो टाइम, तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा था। तो मेरा लक अच्छा था, 15 to 20 डेज में सर्टिफिकेट मिला था। बिकॉज जर्मनी में मेरे फ्रेंड है, तो मैंने बोला था कि प्लीज आप कॉल करो। उन्होंने कॉल करके उनको एक्चुअल में बोला था कि हमारा वीजा प्रोसेस चालू है, हमें इमरजेंसी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी उन्होंने फिर मेरा लाइक सर्टिफिकेट भी ना वो भेज दिया था, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी का। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे जुलाई मंथ में अपडेट आया या जून, क्योंकि टाइम बहुत गया उसमें, 1-2 महीना गया लाइक ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट ये सब चीज में। तो जुलाई मंथ में मुझे रिप्लाई आया, लाइक रिप्लाई नहीं कि आप पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आ जाओ। मैं पासपोर्ट कलेक्ट करने गया, देखा तो मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था। बिकॉज जर्मनी में कैसा रूल है
आप नॉर्मली स्किल्ड वर्कर जा रहे हो एज अ स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के, तो आपको 14 यूरो पर आवर के ऊपर सैलरी होना चाहिए, ये भी याद रख लीजिए। कि कोई आप लाइक कोई अप्लाई कर रहे हो जर्मनी में और आपको एम्प्लॉयमेंट कोई देने के लिए तैयार है, तो ये भी याद रख लीजिए इनका मिनिमम वेज रहता है, ये मिनिमम वेज के ऊपर आपका सैलरी होना चाहिए। इधर कैसा रहता है, ब्रोटो एंड नेटो, ब्रोटो बिफोर टैक्सेस, नेटो आफ्टर टैक्सेस, ये भी याद रख लीजिए, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ तो मेरा ये वीजा रिजेक्ट हुआ, मैं बहुत थोड़ा स्ट्रेस में भी था कि ऐसा वैसा हुआ। मेरे एम्प्लॉयर को भी बोला कि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ बिकॉज मिनिमम वेज से नीचे सैलरी दिया था, बट एम्प्लॉयर भी नया देने वाला था सब डॉक्यूमेंट एंड ऑल, बट मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उनका एम्प्लॉयमेंट लाइक एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे चाहिए नहीं बोला, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही डायरेक्टली ऐसा उन्होंने किया मेरे साथ। उनको मालूम होगा तो भी, क्योंकि वो लोकल जर्मन है तो उनको मालूम होगा, तो मैंने वो एम्प्लॉयर से कांटेक्ट ही छोड़ दिया था। वो लाइक शिप में काम करता था तो वही टाइम में गेस्ट था, तो वो थोड़ा स्टोरी, तो अभी ना बोले तो ही अच्छा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने विजिट वीजा अप्लाई किया था। तो विजिट वीजा का रीजन ऐसा था कि मैं इंडिया में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था जॉब ढूंढने के लिए इन जर्मनी, तो मैं बोला थोड़ा जर्मनी में जाता हूँ, थोड़ा 2-3 महीना कल्चर विल्चर सब विजिट करता हूँ, एक्चुअल में कैसा जॉब मार्केट सब कुछ देख लेता हूँ क्या होता है, और ये वीजा पे मुझे कैसा मैं इंटरव्यू भी दे सकता था, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया था। तो विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए, विजिट वीजा क्योंकि एक पर्सन जो जर्मनी में है, मैंने उनसे लेटर मांगा था कि मुझे विजिट करना है जर्मनी में, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आ जाओ, तो उनके उधर में रहने वाला था, ऐसा कुछ दिखा था। तो बट बाद में उसका वीजा का भी ना उन्होंने पेंडिंग डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि वो विजिट वीजा का और मेन वीजा का देखा जाए और बताया जाए तो इसका कोई भी जो भी हम पैसा पेड करते 1 रुपया भी रिटर्न नहीं आता है, सब पैसा चला जाता है। इंश्योरेंस का भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट मांगते हैं एक्चुअल में कि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, कौन से रीजन क्या, वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसके ऊपर आपका लाइक इंश्योरेंस का भी मनी रिफंड करते हो। तो वो बात हुई मेरी। तो जैसे ही मैंने ये वीजा के लिए अप्लाई किया था वीएफएस में, उसके बहुत सारे वीडियो भी मैंने बनाए हैं एक्चुअल में कि मैं कैसे वीएफएस में गया था एंड ऑल, वो मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़े वीडियो में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अटैच कर लूंगा, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। माफी चाहता हूँ, आप एंड तक देखोगे ना वीडियो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी थोड़ी डाउट एंड ऑल सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो सेकंड वाला वीजा में अक्टूबर में मुझे रिप्लाई आता है कि आप वीजा आपका लाइक पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आ जाओ। तो पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए वीएफएस से मेल आता है, उसमें कोई भी मेंशन नहीं किया होता है आपका वीजा लग गया नहीं लग गया। तो मैंने वो टाइम पे भी एक्साइटेड था, मुझे लगा विजिट वीजा है तो ये लग जाएगा, क्योंकि वो पहले वाला एम्प्लॉयमेंट था, तो ये विजिट वीजा शॉर्ट टर्म का था। मैंने मिस्टेक भी किया था, उसमें 3 महीने का मैंने विजिट वीजा के लिए अप्लाई किया था। और मैंने मोटिवेशन लेटर का आपको बोला ना कितना बनाया था, 2 ही पेजेस का, तो उसमें मैंने मिस्टेक किया था। तो मोटिवेशन लेटर में 2 ही पेजेस का बनाया था, प्रॉपर इन डिटेल में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखा। मैं कौन से टाइम फ्रेम से किधर क्या करने वाला हूँ, किधर विजिट करने वाला हूँ। विजिट तो आप एक टूरिज्म टाइप का वीजा है, तो आप किधर घूमने वाले हो, तो शंघाई कंट्री में भी घूम सकते हो, एक शंघाई वीजा मिलता है ना ये टोटली। बट मैंने बहुत शॉर्ट लिखा, तो उसके वजह से उन्होंने लिखा भी था कि ड्यू टू योर पर्पज ऑफ स्टे मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ है, और भी उनको कुछ डाउट है, तो ऐसा भी एक उसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हुआ था। तो मैं वही टाइम में मैंने ना वेट लिस्ट में मुझे एनरोल किया था अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। तो मैं बोला कि अभी ये सब छोड़ देता हूँ, अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर फोकस करता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे फोकस किया था मैंने वेट लिस्ट में। तो वेट लिस्ट में नाम डाला, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी भी चला गया। तो क्या बताओ, फिर फरवरी में कुछ नया अपडेट भी आने लगा था, उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है। वो कुछ वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस में कंटिन्यूसली देखता भी था अपॉर्चुनिटी कार्ड के रिगार्डिंग एंड ऑल, हमेशा अपडेटेड रहता था। तो मुझे पता चला कि ना अभी डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वीजा का, तो अभी ऑनलाइन सब मेथड होगा, ऐसा ऐसा आपको जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया वैसा मेथड रहेगा। तो वो मेथड के द्वारा ही अभी मुझे अप्लाई करने का था, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने मेरी जर्मन फ्रेंड थी, उनकी भी हेल्प ली थोड़ी कि कैसा क्या, थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। मैंने चार्ट जीपीटी से भी बहुत हेल्प ली, डीप सीक चार्ट जीपीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनसे भी बहुत हेल्प ली। उसके बाद मैंने जाके
मुझे ये पता चला कि अभी digital.diplo.de ऐसा वेबसाइट आया, उसके ऊपर जाने के बाद आपको टोटल आपका पॉइंट सिस्टम कैलकुलेट करने का। तो अपना क्या, मेरा इशू क्या होता है, मैं मुंबई रीजन में बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई में अपना एम्बेसी रहता है, तो बाकी एम्बेसी कोलकाता और चेन्नई के लिए पहले से चालू था, ये डिजिटलाइजेशन चालू हुआ था, बट अपने मुंबई में लेट चालू हुआ। तो फरवरी में मैंने 18 तारीख को, देखो 18 तारीख को मैंने डॉक्यूमेंट इसके ऊपर अप्लाई किया फास्टली, सब कुछ मैंने सब कुछ रेडी रखा था, बिकॉज मुझे मालूम था कि कभी भी डिजिटलाइजेशन का अपडेट आता है, तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन A to Z रेडी रखा था। तो फास्टली मैंने सब अप्लाई किया, सब उधर मतलब मेंशन किया, सब डिटेल्स एंड ऑल। तो बाद में उसके बाद उन्होंने VFS वाली बैकएंड टीम ने फिर से पेंडिंग डॉक्यूमेंट उस पे ऊपर ही मांगा पेंडिंग का कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने वो भी सब है ना 1-2 दिन लेके थोड़ा अपडेट किया, उसमें भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट वो। तो मैंने बाद में कमेंट सेक्शन, आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन किया, तो उसका भी आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट वो कुछ लिया था कि कैसा क्या वो मांग रहे थे, अपडेट रिक्वायर्ड, तो वो भी मैं चाहूँ तो मैं भी इन बिटवीन में अटैच कर दूंगा वो स्क्रीनशॉट जो भी मैंने लिए थे। तो उसके बाद मुझे उधर से मैं बाद में इतना प्रोसेस करने के बाद आया कि आप अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हो, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आपका सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया। तो मैं थोड़ा मन को थोड़ा कैसा शांति मिला कि फाइनली कुछ तो अभी पॉजिटिवनेस आ रहा है, तो पॉजिटिव न्यूज ये थी मेरे लिए। तो बाद में मैंने जैसे कि कौन से डेट को क्या कैसा किया था, मैंने आई थिंक एक नोटबुक में भी मेंशन किया है। तो देखो 20 फेब को ऑनलाइन पोर्टल में मैंने सबमिट किया था, वीजा अपॉइंटमेंट मैंने लिया था 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी में वीजा अपॉइंटमेंट के लिए गया था VFS में। मैंने आई थिंक इसका वीडियो भी बनाया कि मैं कैसा 20 फेब को जा रहा था, कैसा थोड़ा सा स्मॉल वीडियो बनाया। तो 11 मार्च को मुझे एम्बेसी से रिस्पॉन्स आया, 11 मार्च को मेल आया कि आपकी अपॉइंटमेंट है फेस टू फेस इंटरव्यू में एम्बेसी के साथ डायरेक्टली कॉन्सुलेट के साथ ऑन 31 मार्च को। सो मुझे 11 मार्च को मैसेज आया, तो 31 मार्च को अपॉइंटमेंट है। तो मैं स्टडी एंड प्रैक्टिस सब करने लगा, उसके बाद में नॉन स्टॉप सब स्टडी करने लगा, ChatGPT, DeepSeek, मेरे फ्रेंड की हेल्प लेता था, मेरे फ्रेंड को कॉल करता था, प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछो, क्या कैसा एम्बेसी का, बहुत सारे मैंने वीडियोस एंड ऑल सब देखे। तो इतना प्रैक्टिस किया ना मैंने, कैसा क्या वो क्वेश्चन करते। तो उसके बाद मैंने 28 अप्रैल को, नहीं ये ज्यादा लंबा चला गया, बट बीच में 11 मार्च से लेके 30 मार्च तक मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत की उसके लिए। तो मैंने लिखता भी था बहुत सारे पेजेस में इंफॉर्मेशन, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ मतलब कैसा क्या पूछ सकते हो। तो मैंने 1 अप्रैल को 31 को मेरा अपॉइंटमेंट हो गया कॉन्सुलेट के साथ अपॉइंटमेंट हुआ। तो उसके क्वेश्चन जो पूछे थे ना, मैं आपको अभी क्वेश्चन भी बताता हूँ। तो गाइज अभी मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में मैंने कैसा जैसे 30 तारीख को 31 को मेरा इंटरव्यू था एम्बेसी में। तो एम्बेसी में इंटरव्यू था, तो मुझे टाइम दिया था 2:30 का टाइम दिया था, 2:30 PM। तो जैसे कि मैं एम्बेसी में जाने के लिए निकला, तो एम्बेसी जाने के लिए कुछ चीजें भी आपको याद रखनी, कोई भी वॉच और समथिंग कुछ अलाउ नहीं है उधर। आपका बेल्ट तो है अलाउ, बट बाकी वॉच ऐसा कोई भी चीज है मोबाइल फोन भी नहीं आप लेके जा सकते, कुछ भी बैग में ओनली आपका डॉक्यूमेंट वो लेके जा सकते हो। तो मैंने मेरे फ्रेंड को लेके गया था, तो वॉच भी मोबाइल फोन सब बाहर, उधर कुछ लॉकर बिकर कुछ भी नहीं, तो वो भी आप याद रखो। तो जैसे मैं एम्बेसी में अंदर गया ना, तो 15 मिनट प्रायर ही आपको अंदर छोड़ते हो, उधर पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो 15 मिनट प्रायर भेजते। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस रहता है। जैसे मैं एंटर किया तो उन्होंने आधार कार्ड मांगा था मेरा, तो आधार कार्ड दिया, उन्होंने चेक किया, तो मुझे रुकने के लिए बोला। उधर फुल बॉडी चेकअप वो सब कुछ होता है। तो मुझे एक कैबिन में लेके गई, एक लेडी ऑफिसर थी, वो कैबिन में लेके गई उनके। तो इंटरव्यू के लिए एक कैबिन रहता है, स्पेशल कैबिन, जिधर पूरा मिरर लगा रहता है, उधर वीजा ऑफिसर बैठा रहता है एंड इधर अपन बैठे रहते हैं ऐसा। तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ा, बिकॉज वो आफ्टरनून का टाइम था, वो कुछ बिजी भी थे। तो 10-15 मिनट में वैसे बैठा रहा था ऐसे ही, तो क्या करूं क्या नहीं ऐसा कुछ। तो बाद में उनके वीजा ऑफिसर आए, जर्मन वीजा ऑफिसर थे, तो उन्होंने आए, तो मैं ये साइड था, वो साइड थे। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल वो सब कुछ चेक किया उन्होंने कि क्या कैसा क्या। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछना चालू किया।
तो जैसे कि मुझे पहला क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था, सबसे मेन क्वेश्चन रहता है एंड जो कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू गो टू ओनली जर्मनी नॉट एनी अदर यूरोपियन कंट्री। ये देखो, ओनली जर्मनी में क्यों जाना है, एनी अदर यूरोपियन कंट्री और इधर नॉट एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अदर कौन सी भी कंट्री के लिए नहीं जाना है, नॉट एनी अदर यूरोपियन। तो जो क्वेश्चन का आंसर था, तो मैं प्रॉपरली फुल, मतलब मुझे मालूम था ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो मैं इसका फुल स्टडी विडी करके गया था। तो मैंने प्रॉपरली आंसर किया था कि मुझे जर्मनी में क्यों जाना है, क्या करना है जर्मनी में जाके। तो सेकंड क्वेश्चन तो मैं बहुत फुल कॉन्फिडेंट के साथ अच्छे से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बीच में इंटरप्ट किया कि ओके, तो वो इंटरप्ट कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे। तो सेकंड उन्होंने मुझे पूछा, what about your previous visa rejections and all, so your 2 times visa got rejected, what happened and all. I said so you already knows about this, what the situations were, and उनको मैं डॉक्यूमेंट भी लेके गया था कि आप देख सकते हो कि मेरा वीजा कौन से रीजन से रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने प्रॉपरली बता दिया कि एक्चुअल में फर्स्ट वीजा जो रिजेक्ट हुआ वो मिनिमम एज के कारण, सेकंड वीजा रिजेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ स्टे। तो पर्पज ऑफ स्टे मीन मोटिवेशन लेटर। तो मैंने वो दोनों भी रीजन ने जो आपके सामने बोला सर, एंड उनको डॉक्यूमेंट भी दिखाए, तो बोले ओके गॉट इट। तो उन्होंने मुझे थर्ड क्वेश्चन ये किया था, व्हाट यू विल डू इन जर्मनी व्हेन यू गो टू जर्मनी देन। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन भी था एक टाइप का, तो पूछते हैं कि क्या करोगे जर्मनी में जाके, क्या करना है। देन मैंने प्रॉपरली उसका भी आंसर किया था। तो उसकी डीपली आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि एक्चुअल में मैंने कैसा टैकल किया था। एंड उन्होंने बाद में मुझे क्वेश्चन किया था लाइक हाउ यू विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी एंड व्हाट आर योर स्ट्रेटेजीज, व्हाट आर योर प्लानिंग्स। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, तो ये भी क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था। तो उसका भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहा था। तो बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे थे, ओके, मुझे बोला कि हाँ ओके बस हो गया लाइक नॉर्मली। तो बाद में वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उन्होंने पूछा था, व्हाट अबाउट योर जर्मन लैंग्वेज स्किल एंड हाउ गुड यू आर इन जर्मन लैंग्वेज। तो वो भी क्वेश्चन पूछा था, आर यू सर्टिफाइड और नॉट। तो मैंने डायरेक्टली बोला था मेरा कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुआ जर्मनी में, बट मैं बिगिनर लेवल जर्मन बोल सकता हूँ। तो ये एक मैंने एक क्वेश्चन टैकल किया था मैंने। तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ मैं रेफरेंस पर्सन के द्वारा जा रहा था, और मुझे जो रेफरेंस पर्सन जो देने वाली है रेफरेंस, तो वो एक लड़की है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन क्या किया, तो वाई यू आर नॉट गेटिंग मैरिड एंड वाई यू आर नॉट गोइंग ऑन वो टाइप का वीजा, लाइक फैमिली रियूनियन वीजा, वाई यू आर नॉट। तो बोला ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं, हम जस्ट नॉर्मल गुड फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे। तो जैसे मैंने ऑनबोर्ड उनको हेल्प किया था, तो वो मुझे हेल्प कर रहे, तो नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड है। तो उन्होंने ऑलरेडी इंडिया विजिट किया, इंडिया घूमे भी है, मैंने भी उनको थोड़ा इंडिया का घुमाया है उनको थोड़ा, एंड मेरे फैमिली से भी वो मिले, मेरे फ्रेंड से भी मिले। तो वो जो है मेरे फ्रेंड्स है अच्छी, तो इसलिए मैं नॉर्मली एज अ फ्रेंड ही रहने वाला हूँ। तो मुझे ये कुछ शादी का वो चक्कर नहीं करना है। तो वैसा करना होता तो मैं इसके पहले ही सपोज 1 साल से क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा होता, फिर तो वही टाइम करता था ना। तो उन्होंने बोला ओके। देन बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे ये पूछा कि जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक टेक्निकल ही था एक टाइप का। तो जैसे कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला उन्होंने वो निकाला मेरा, जैसे कि आपने विजिट वीजा अप्लाई किया तो वो टाइम आपने देखा था आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट अभी आपके पास करंट एम्प्लॉयमेंट है। तो बोला यस सर, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, आई डू नॉट हैव करंटली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, बट आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांस बारटेंडर एंड this one we cannot take it as a full time employment, or we cannot I cannot give you some salary slip or something like this, because मेरा full time employment का कोई ऐसा issue इसलिए नहीं था, because मुझे totally only मेरे मिशन पे फोकस करने का था जर्मनी में आने के लिए। तो इसलिए मैं कुछ लैंग्वेज भी सीख रहा था साइड बाय साइड, काम भी कर रहा था साइड बाय साइड, थोड़ा स्टडी भी कर रहा था। तो ये सब चीजों की वजह से मैंने फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग जो है मैंने वो साइड मतलब फ्रीलांसिंग बारटेंडर एज अ काम कर रहा था, नॉट अ फुल टाइम। तो उन्होंने बोला ओके। तो बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस देख रहे थे, मैं बीच में फंबल भी नहीं करने का था। तो मैंने प्रॉपरली लाइक प्लानिंग करके गया था। मैंने इससे जाने के पहले बहुत सारे लाइक ऐसे
फ्रेंड्स लोगों के साथ नॉर्मली बात किया था इंटरव्यू का, जैसे वीज़ा ऑफिसर वो बनेंगे मैं नॉर्मली इंटरव्यू, तो ये सब चीज़ें हेल्प हुई थी मुझे। एंड और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि तुमने जर्मनी के लिए करंटली कोई जॉब अप्लाई किए है क्या नहीं, एंड करंटली तुम्हें कोई रिस्पांस आया है कि नहीं जर्मनी से। सो जर्मनी में लाइक मैं पहले से जॉब अप्लाई कर रहा था ना, तो उनको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे कि मुझे कौन से रेस्टोरेंट से, कौन से होटल से कैसा फीडबैक आया था, वो भी दिखाया था। कुछ रेस्टोरेंट से अच्छा फीडबैक आया था कि वो मुझे जॉब ट्रायल के लिए बुलाने वाले थे, बट वो बोले कि आप इधर रहते तो अच्छा रहता था। कुछ लोग मुझे बुला रहे थे कि वी ओनली हायर पीपल हु आर ऑलरेडी लोकेटेड इन जर्मनी, तो वो भी मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट दिखाए थे। तो वो बोले कि आपने करंटली अभी 2-3 महीने में तो कोई अभी जॉब अप्लाई नहीं किया है या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट भी आपने नहीं दिया। सर बोला कि मैंने पहले से कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा था, तो अभी मैं ओनली ये फोकस कर रहा था ये वीजा के ऊपर, तो इसलिए इतना ज्यादा मैंने अप्लाई भी नहीं किया अभी। एंड मेनली मेरा स्केड्यूल भी अभी थोड़ा बिजी था, दिसंबर जनवरी ये सीजन का टाइम, तो फ्रीलांसिंग बारटेंडिंग में तो थोड़ा मैंने क्वेश्चन अच्छे से टैकल किया था। तो ये सब मेरा इंटरव्यू का ये था। तो बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो यस मैंने भी बोला यस मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो मैंने पूछा कि हाउ डज लॉन्ग इट टेक टू गेट मी बैक फॉर द सेम वीजा प्रोसेस, सो लाइक वीजा के लिए कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट फॉर दिस। सो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वो बोले हम ऐसा कुछ अभी बता नहीं सकते, विल लेट यू नो, ऐसा बोला उन्होंने वाया ईमेल। तो बोला ओके सर। एंड फिर वो बोले कि आप जा सकते हो अभी, योर वीजा इंटरव्यू इज डन एंड विल लेट यू नो वाया ईमेल। तो बोला ओके बाय, शुन ताग नो, आप विडाजेन। सो उनको जर्मनी में थोड़ा सा बोला, वो भी खुश हो गए, स्माइल दी, ओके बाय बाय। देन सेकेंड डे मतलब 1 अप्रैल को ही मुझे उनका सुबह 8:30 के करीब भी मेल आया कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट। तो मुझे 3 पेंडिंग डॉक्यूमेंट मांगे थे, मैं आपको अभी मैं लैपटॉप में ओपन किया वो बताता हूँ। मुझे फर्स्ट पेंडिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या मांगा था, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, सो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। तो ये भी मैं डॉक्यूमेंट का जो मेल है मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में भी। तो ये एक मुझे डॉक्यूमेंट मांगा था, बिकॉज उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सब मैंने ऑनलाइन जो अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट उनके पास थे। देन सेकंड उन्होंने मांगा था इनविटेशन लेटर फ्रॉम द रेफरेंस पर्सन इन जर्मनी, तो उनके पास से इनविटेशन लेटर दे दो कि वो सच्ची में उनका इनविटेशन का पर्पज एंड ऑल वो क्या है सब उसमें मेंशन होना चाहिए, तो इनविटेशन। थर्ड उन्होंने मांगा था पासपोर्ट स्टैम्प कॉपी फॉर इंडिया फॉर द रेफरेंस पर्सन पासपोर्ट। तो उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट मांगा कि आप बोले कि आप रेफरेंस पर्सन को मिले हो, आप रेफरेंस पर्सन से इंडिया में आपने लाइक उनको थोड़ा घुमाया ये किया है। सो उन्होंने रेफरेंस पर्सन का इंडिया में जब आए थे तो उसका पासपोर्ट का स्टैम्प का ये मांगा मुझे कि रेफरेंस पर्सन पासपोर्ट स्टैम्प काइंडली। उन्होंने बोला कि सबमिट दिस रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ योर कॉपी ऑफ ईमेल ऑन VFS। उन्होंने एक डेडलाइन दिया है 30 अप्रैल तक, तो ये सब डॉक्यूमेंट था। तो मुझे फिर वो स्टैम्प का वो प्रिंट आउट वो पासपोर्ट में उनके जो था वो मंगाना पड़ा। ये सब डॉक्यूमेंट मैंने सब डॉक्यूमेंट वही दिन प्रॉपर्ली ये करना चालू किया, रेडी करना। तो सेकंड डे मैंने डायरेक्टली सबमिट किया था डॉक्यूमेंट जाके। तो सेकंड डे मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फिर मुझे बाद में एम्बेसी का डायरेक्टली 25th नॉट एम्बेसी बट VFS डायरेक्टली 25th को मुझे मेल आया है कि आप वीजा कलेक्ट कर सकते हो। नॉट वीजा मीन्स पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो मतलब वो कुछ भी बताते नहीं है कि आपका पासपोर्ट लाइक वीजा लग गया नहीं लग गया। तो 25th जो था फ्राइडे था, देन बाद में सैटरडे संडे एंड वो टाइम मंडे को भी ऑफ था। तो मैंने ट्यूसडे गया था वीजा कलेक्ट करने के लिए 28th को। तो 28th को मैंने वीजा कलेक्ट करने के लिए मुझे 80% डाउट ही था कि आई थिंक नहीं हो सकता है, बिकॉज मेरा 2 टाइम का वो प्रीवियस एक्सपीरियंस वीजा रिजेक्शन हुआ था वो सब कुछ। तो मुझे लगा कि बता नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा। मैं बहुत लाइक 2-3 दिन तो इतना कैसे मैंने झेला है मुझे मालूम है। तो गया वैसे ही ऊपर VFS में वेट करना पड़ता है थोड़ा, एंड देन अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे दिया सब लाइक जो भी पासपोर्ट एंड ऑल पेपर में देते वो बोलते कि नीचे जाके आप ओपन कर सकते हो। उधर मैं नीचे आया और जैसे पासपोर्ट देखा मैंने उधर फोटो चिपकाया था। फोटो चिपकाया नहीं मतलब फोटो एक पिन के साथ दिया था। मुझे लगा साला वीजा गया अभी, बिकॉज 2 टाइम पे भी वही सेम हुआ था कि फोटो चिपकाया था उधर साइड में तो वीजा नहीं लग गया, फोटो चिपकाया मतलब। तो मुझे लगा अभी वीजा गया
एंड एक पेज भी दिया था कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा रहता है वीजा लगा या नहीं वीजा। बट प्रीवियस में भी सेम पेज मुझे 2 बार मिले थे, वीजा नहीं लगा ऐसा। तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने देखा ही नहीं ज़्यादा, मैंने देखा लेट्स सी पेपर में क्या लिखा है एंड देखता रहा। टॉप में मैंने देखा कांग्रेचुलेशन योर वीजा अप्रूव्ड। वो टाइम लाइक मुझे ऐसा लगा एम आई ड्रीमिंग ऑफ लाइक मैं कोई तो वो मेरा सब ऐसा अनुभव था, सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं ये वीडियो के माध्यम से द्वारा। बिकॉज अपने हॉस्पिटलिटी लाइन में किसी को मेरे वजह से हेल्प हो रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज मुझे कोई हॉस्पिटलिटी लाइन से वीडियो नहीं मिला, बट अदर वीडियोज जो थे मैंने अदर वीडियोज देखे थे बहुत सारे, उसके ऊपर रिसर्च की थी, बहुत मतलब मेहनत तो लगी थी। बट एक बार आप इधर जर्मनी में आ गए ना तो लाइक आप कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, ऐसा मतलब मेरा मन बोलता है। एंड मैं अभी जॉब स्टिल ढूंढ रहा हूँ, तो अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। कुछ मुझे अभी इंटरव्यू के लिए कॉल भी आए, मैं कंटिन्यूसली एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में भी लाइक रह रहा हूँ, अभी सबसे मिल रहा हूँ, मेरे गेस्ट लोग भी बहुत जर्मनी में। तो ये सब मेरी स्ट्रेटेजी थी, ये सब मैंने जब कैसे टैकल किया था, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलने तक सब आपको जर्नी बताई। आपको इससे भी अदर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी उधर मेंशन कर दूंगा, तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो। डेफिनेटली मैं जरूर हेल्प करूंगा आपको, जो भी हेल्प चाहिए वीज़ा के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। माफ़ करना, मेरा ये फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस है, तो कोई मिस्टेक हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। बाय बाय।